मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक कार्गो प्लेन में बहुत सारे सिलेंडर्स को रख रहे थे जिनके अंदर बहुत ही खतरनाक जहरीली गैस है और ये लोग इन्हें गलत कामों के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम IMF एजेंसी की टीम को देखते हैं जो इन गैस सिलेंडर को जब्त करने के लिए वहां पर मौजूद थी। IMF एजेंट बेंजिन अपने साथी लूथर की हेल्प से उस कार्गो प्लेन को हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि प्लेन के अंदर का सिस्टम इनक्रिप्टेड था, इसलिए बेंजिन को उसको हैक करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसी दौरान वहां पर ईथन हंट की एंट्री होती है जो कि बेंजिन से कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी प्लेन को टेक ऑफ करने से रोकना होगा, इसलिए तुम प्लेन का गेट खोल दो। लेकिन बेंजिन ये काम करने में लेट हो जाता है जिसकी वजह से ईथन ना चाहते हुए भी चलते प्लेन पर कूद जाता है और उसके गेट पर ही लटक जाता है। अब बेंजिन भी किसी तरह से सिस्टम को हैक करने में कामयाब हो जाता है। फिर जैसे ही वो प्लेन का गेट खोलता है तो ईथन तुरंत उसके अंदर घुस जाता है। फिर वहां पर पहुंचकर वो जल्दी से गैस सिलेंडर की सप्लाई को अपने साथ लेकर प्लेन से कूद जाता है और ऐसे ऐसे काम करने में ईथन हंट का जवाब नहीं। अगले सीन में हम उसको लंदन के अंदर एक लाइब्रेरी में देखते हैं जहां उसकी मुलाकात IMF एजेंसी की डेस्क एजेंट से होती है। उस एजेंट ने ईथन को एक म्यूजिक CD के जरिए IMF एजेंसी का एक मैसेज दिया था जिसको ईथन वहां पर लगे सिस्टम में जाकर देखने की कोशिश करता है। तभी ईथन को पता चलता है कि जो गैस सिलेंडर उसने प्लेन से जब्त किए थे उन सभी को एक बहुत बड़े टेररिस्ट अटैक में इस्तेमाल किया जाने वाला था और वो अटैक सिंडिकेट नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करने वाली है जिसे हमारी एजेंसी काफी सालों से ढूंढने की कोशिश कर रही है। हम जानते हैं कि तुम्हारी टीम को हमेशा इस तरह की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर उसे खत्म करने का मिशन मिलता है, लेकिन इस बार तुम्हारे लिए चीजें थोड़ी आसान हो गई है क्योंकि हम ही वो सिंडिकेट हैं। ये सब जानने के बाद ईथन के होश उड़ जाते हैं और उसको समझ में आता है कि वो मैसेज IMF की तरफ से नहीं बल्कि सिंडिकेट के लीडर की तरफ से भेजा गया था और इस मैसेज के जरिए वो ईथन को वार्निंग देना चाहता था कि वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन से भिड़ने की गलती ना करे, क्योंकि अगर ईथन ने कोई भी गलत कदम उठाया तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। फिर इन सभी चीजों के बारे में पता चलने के बाद ईथन उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहां का गेट बंद था। तभी उसकी नजर रूम के बाहर खड़ी IMF एजेंट पर पड़ती है जिसके पीछे सिंडिकेट का लीडर सोलोमन खड़ा था और वो बिना वक्त गवाए उस एजेंट को मार डालता है। अब ये सब देखकर ईथन को बहुत ही गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता क्योंकि धीरे धीरे करके उस रूम में एक गैस फैलने लगती है जिसकी वजह से ईथन बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। अगले सीन में हम वाशिंगटन के अंदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में CIA के हेड एलन को देखते हैं जो वहां पर मौजूद कमेटी के सामने IMF पर इल्जाम लगाता है कि उसके सीक्रेट मिशंस की वजह से बीते कुछ सालों के अंदर बहुत सारे शहरों में तबाही मची है जो कि कहीं न कहीं बर्बादी का कारण बन रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप IMF को हमेशा के लिए बंद करने का ऑर्डर दें। लेकिन IMF एजेंसी का एजेंट विलियम इस इल्जाम को गलत साबित करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कमेटी के लोग आखिरकार यही फैसला लेते हैं कि वो IMF को हमेशा के लिए बंद कर देंगे और अब से उनके हर मिशन को CIA ही ऑपरेट करेगी। अगले सीन में हम ईथन को देखते हैं जो अब होश में आ चुका था। तभी उसको अपने सामने एल्सा नाम की एक लड़की दिखाई देती है जिसके साथ कुछ और आदमी भी मौजूद थे जो कि सिंडिकेट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। फिर जैसे ही वो सभी ईथन को टॉर्चर करने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं तो एल्सा ईथन के हाथ में एक चाबी फेंकती है जिसके जरिए वो खुद को आजाद कर लेता है। फिर एल्सा उसको वहां से बाहर निकलने में हेल्प करती है और फिर ईथन किसी तरह सिंडिकेट के लोगों से बचकर भाग जाता है। फिर जल्दी ही वो एक फोन बूथ पर पहुंच जाता है जहां से वो अपने साथी एजेंट विलियम को कॉल करके सिंडिकेट के बारे में सारी जानकारी दे देता है। तभी विलियम उसको बताता है कि कमेटी ने हमारी एजेंसी को बंद कर दिया है और अब से हमारे सारे मिशन CIA ही ऑपरेट करेगी। अब ये सभी बातें सुनने के बाद ईथन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी विलियम उसको बताता है कि CIA का हेड एलन तुम्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इस वक्त तुम्हारी जान को खतरा है। फिर ईथन कहता है कि मैं सब कुछ अच्छे से समझ गया, हम दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई और मैं अचानक से लंदन से गायब हो गया, बस तुम्हें यही बात सभी को बतानी है। फिर इतना कहकर वो फोन काट देता है। अब कुछ महीने की रिसर्च के बाद ईथन ने सिंडिकेट से जुड़ी सारी जानकारियां इकट्ठा कर ली थी जिनसे वो समझ जाता है कि सिंडिकेट के अंदर ज्यादातर लोग वही हैं जो कभी न कभी किसी सीक्रेट एजेंसी में काम किया करते थे। और उसको एक और बात पता चलती है कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो सभी एजेंट्स या तो मर चुके हैं या फिर लापता घोषित कर दिए गए हैं। अब ईथन अपने आगे के प्लान को अंजाम देने के लिए सबसे पहले अपने साथी बेंजिन को कांटेक्ट करता है
और फिर उसे ओपेरा शो की एक टिकट देता है ताकि वो वहां पर जा सके। असल में ईथन को भरोसा था कि सिंडिकेट का हेड सोलोमन ओपेरा शो में आने वाला है, इसलिए वो बेंजामिन की हेल्प से सोलोमन पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाने का प्लान कर रहा था, क्योंकि उस ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके वो सोलोमन का पीछा करते हुए उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुसना चाहता था। अगले सीन में हम बेंजामिन को देखते हैं जो ओपेरा हॉल में आकर वहां के सीसीटीवी कैमरा को हैक कर लेता है। फिर वो ईथन के भेजे हुए फोटो के मुताबिक सोलोमन को ढूंढने की कोशिश करता है। इसी दौरान बेंजामिन को कैमरा में से एक आदमी दिखाई देता है जिस पर उसको शक हो जाता है, इसलिए वो उसके बारे में ईथन को बताता है। अब ईथन भी तुरंत उस आदमी का पीछा करने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वहां पर एल्सा भी आई हुई है, वही लड़की जिसने उसको सिंडिकेट के लोगों से बचाया था। असल में एल्सा यहाँ पर ऑस्ट्रिया के चांसलर को टपकाने के लिए आई थी और ईथन जिस आदमी का पीछा कर रहा था वो एल्सा को मारने की फिराक में था, क्योंकि अगर उसने चांसलर को नहीं टपकाया तो वो आदमी एल्सा को मार डालेगा। अब जैसे ही ये बात ईथन को पता चलती है तो वो तुरंत उस आदमी पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन को ओपेरा हॉल के लाइट रूम के अंदर एक और आदमी दिखाई देता है जो सिक्योरिटी गार्ड के भेष में वहां पर खड़ा होकर चांसलर पर निशाना लगा रहा था। अब इससे पहले कि वहां पर किसी की जान जाती, ईथन अपनी स्नाइपर से चांसलर के कंधे पर एक गोली मार देता है, जिसकी वजह से एल्सा और सिक्योरिटी गार्ड वाला आदमी उनको मारने का मौका खो देते हैं। फिर सिक्योरिटी टीम तुरंत चांसलर को ओपेरा हॉल से बाहर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ ईथन और एल्सा एक साथ मिलकर वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन जैसे ही चांसलर अपनी कार में बैठकर वहां से हॉस्पिटल जाने लगता है तो उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है और इस हादसे में वो मारा जाता है। अगले सीन में हम बेंजामिन को देखते हैं जो एल्सा और ईथन को अपने साथ लेकर वहां से एकदम सही सलामत निकल जाता है। तभी रास्ते में ईथन एल्सा की तलाशी लेता है और उसको एक लिपस्टिक मिलती है जिसको वो अपने पास ही रख लेता है। फिर वो कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार सिंडिकेट के लोगों के बीच देखा तभी मुझे समझ में आ गया था कि तुम ब्रिटिश एजेंसी MI6 के लिए काम करती हो, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर तुम्हें चांसलर को मारने का मिशन किसने दिया? फिर एल्सा जवाब देती है कि मैंने तुम्हें सिंडिकेट के लोगों से बचाया था, इसलिए उन्हें मुझ पर शक हो गया, लेकिन मैंने किसी तरह से इस मामले को संभालने की कोशिश की और उसके बदले में मुझे अपनी वफादारी साबित करने के लिए चांसलर को मारने का मिशन दिया गया। फिर ईथन जवाब देता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम चांसलर को नहीं मारती। अब मुझे ये बताओ कि आखिर वो दोनों आदमी किसके लिए काम करते हैं जिनको तुम पर नजर रखने के लिए भेजा गया था? तभी एल्सा उसको कहती है कि हम दोनों का मकसद सिंडिकेट को खत्म करना है, इसलिए तुम मेरा साथ दो। मुझे पूरा भरोसा है कि हम दोनों ही एक टीम बनकर इस लड़ाई को जीत लेंगे। जिस समय इन दोनों की बातें चल रही थी तभी सिंडिकेट के दो आदमी उनकी कार पर हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से एल्सा कार से बाहर कूद जाती है ताकि उन दोनों को ऐसा लगे कि ईथन ने उससे पूछताछ करके उसे कार से बाहर फेंक दिया। अगले सीन में हम बेंजामिन और ईथन को ऑस्ट्रिया के अंदर मौजूद IMF के सीक्रेट हाइड आउट में देखते हैं, जहां ईथन बेंजामिन को नया पासपोर्ट और ID देते हुए कहता है कि अब तुम यहां से सुरक्षित जा सकते हो, लेकिन बेंजामिन उसकी बात नहीं मानता क्योंकि आगे का मिशन और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था जिसमें ईथन को उसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो वहीं पर रुकने का फैसला करता है। फिर ईथन उसको कुछ एजेंट्स की फोटो दिखाता है और कहता है कि ये सारे के सारे एजेंट्स सिंडिकेट के मेंबर्स हैं जिनको या तो मरा हुआ घोषित कर दिया गया है या फिर लापता घोषित कर दिया गया है। फिर वो सिंडिकेट के लीडर सोलोमन की फोटो दिखाते हुए कहता है कि यही आदमी सारे फसाद की जड़ है, इसी ने सिंडिकेट को शुरू करके पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। अगर हम सिंडिकेट को खत्म करना चाहते हैं तो हमें इस आदमी को ढूंढना होगा और मैं अच्छे से जानता हूँ कि हम एल्सा की हेल्प से ये काम आसानी से पूरा कर लेंगे। फिर वो एल्सा के पास से मिली लिपस्टिक निकालता है जो कि असल में एक पेन ड्राइव थी जिसके अंदर कुछ खास इन्फॉर्मेशन है। अगले सीन में हम एल्सा को सोलोमन के सामने खड़ा हुआ देखते हैं और वो उसे कहती है कि तुमने जो अपने आदमी भेजे थे उनकी ही वजह से मुझे मिशन के दौरान बहुत ज्यादा दिक्कत आई। अगर तुम उन्हें नहीं भेजते तो मैं बहुत ही आसानी से चांसलर को निपटा देती। फिर सोलोमन जवाब देता है कि तुमने एक बार फिर से ईथन को बचाने की कोशिश की और मुझे ये बात अच्छे से पता है। फिर एल्सा उसको कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तो तुम मुझे अभी की अभी मार सकते हो। और ये बात सुनते ही सोलोमन अपनी गन निकालकर एक गोली चलाता है, लेकिन वो एल्सा की बजाय उसके ही दूसरे आदमी को जाकर लगती है। ये देखकर एल्सा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी सोलोमन उसके पास आकर उसे कहता है कि आखिर ईथन हमारे बारे में और क्या क्या जानता है। फिर एल्सा बताती है कि ईथन के पास मोरक्को वाले पावर प्लांट की सारी
सारी जानकारी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको पकड़ूं तो ये काम बहुत ही आसान होगा, क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ सुराग छोड़े हैं जिसके जरिए वो खुद ही मेरे पास चला आएगा। अगले सीन में हम फिर से ईथन को देखते हैं, जिसको पेन ड्राइव के जरिए एक हाई टेक कंप्यूटर फैसिलिटी के बारे में पता चलता है जो मोरक्को के अंदर मौजूद थी, और वहां के सिस्टम को हैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए ईथन किसी तरह से एल्सा का पता लगाकर मोरक्को के लिए निकल जाता है। फिर वहां पर पहुंचकर उसकी मुलाकात एल्सा से हो जाती है, जो पानी के अंदर अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। फिर वो एक कमरे में आकर वापस से बातें करने लगते हैं। ईथन एल्सा को सोलोमन का फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या अब तुम मुझे इसके बारे में बताओगी कि ये आदमी कौन है। एल्सा कहती है कि इसका नाम सोलोमन है और ये कभी MI6 एजेंसी का बेस्ट एजेंट हुआ करता था, लेकिन अपनी रिटायरमेंट के बाद इसने सिंडिकेट खोल ली और तब से ये सारी दुनिया में तबाही मचा रहा है। ये सारी बातों को सुनने के बाद बेंजामिन कहता है कि MI6 सिंडिकेट के बारे में जानती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने CIA को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर ईथन उसको समझाता है कि अगर वो ऐसा करते तो पूरी दुनिया के सामने उनकी बेइज्जती हो जाती, क्योंकि MI6 के एक एजेंट ने सिंडिकेट शुरू कर लिया, जो सच में बहुत ही शर्मनाक बात है। फिर एल्सा उन दोनों को बताती है कि MI6 ने मुझे सिंडिकेट से जुड़ी सारी खुफिया जानकारी पता लगाने के लिए भेजा है और मैं इस मिशन में कामयाब भी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे सोलोमन की कमजोरी का पता चल गया है। दरअसल सोलोमन के पास एक डिजिटल लिस्ट थी जिसके अंदर उसकी सारी काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा था, और इसके साथ ही उसमें उन सभी एजेंट्स के नाम भी थे जो अब तक सिंडिकेट में काम कर चुके हैं। वो बहुत ही जरूरी लिस्ट थी जिसको उसके एक एजेंट ने चुरा लिया ताकि वो सोलोमन को ब्लैकमेल कर सके, लेकिन कुछ वक्त बाद उस एजेंट की मौत हो गई और फिर सोलोमन को भी पता चल गया कि उस एजेंट ने अपने मरने से पहले उस डिजिटल लिस्ट को एक बहुत ही हाईटेक कंप्यूटर फैसिलिटी के अंदर छुपा दिया है, जहां से किसी भी तरह की जानकारी को बाहर निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए सोलोमन ने मुझे चुना ताकि मैं इस काम को अंजाम दे सकूं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये काम एकदम इम्पॉसिबल है। ये बात सुनने के बाद ईथन हंसने लगता है, क्योंकि उसने आज तक ऐसे कई सारे मिशंस किए हैं जो दूसरे लोगों के लिए इम्पॉसिबल थे। तभी एल्सा उन दोनों को फैसिलिटी के बारे में सारी जानकारी देते हुए कहती है कि वो जगह एक पावर प्लांट के नीचे बनी हुई है जहां बहुत ही टाइट सिक्योरिटी रहती है, और अगर हमें वो डिजिटल लिस्ट चाहिए तो हमें फैसिलिटी के सेंट्रल टर्मिनल तक पहुंचना होगा, और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि सेंट्रल टर्मिनल के रूम से पहले बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण किसी भी इंसान की नकली पहचान चुटकियों में पकड़ी जा सकती है। उस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से बचने का बस एक ही तरीका है, और वो है कि हम किसी तरह से अपने आदमी की आईडी सिक्योरिटी सिस्टम में इंस्टॉल कर दें। ऐसा करने पर वो बहुत ही आसानी से सेंट्रल टर्मिनल तक पहुंच सकता है, लेकिन इस काम के लिए हमें टर्मिनल के नीचे बने एक स्टोरेज रूम में जाना होगा जहां पर सभी लोगों की आईडी इंस्टॉल की गई है। लेकिन यहाँ भी एक दिक्कत है, क्योंकि स्टोरेज रूम पानी के बीचों बीच बना हुआ है जहां पर किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को भेज पाना नामुमकिन है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद बेंजामिन एल्सा से कहता है कि हमारा ईथन कुछ भी कर सकता है, तुम बस ये बताओ कि स्टोरेज रूम तक पहुंचने के लिए ईथन को कितनी देर तक सांस रोकनी पड़ेगी। फिर एल्सा कहती है लगभग 3 मिनट। अगर इतनी देर में ईथन तुम्हारी आईडी को स्टोरेज डिवाइस में इंस्टॉल कर देगा तो तुम बड़ी ही आसानी से सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को पार कर लोगे और इजिली सेंट्रल रूम तक पहुंच जाओगे, जिसके कारण हम बड़ी ही आसानी से वो डिजिटल लिस्ट पा सकते हैं। अगले सीन में हम विलियम्स को देखते हैं, जो अपने साथी लूथर की हेल्प से ईथन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था ताकि वो CIA से बच सके। अब विलियम एल्सा का फोटो दिखाकर लूथर से कहता है कि अगर तुमने इसको ढूंढ लिया तो हम बहुत ही आसानी से ईथन तक पहुंच जाएंगे। फिर ये बात सुनते ही लूथर अपने काम पर लग जाता है और कुछ देर बाद वो आखिरकार एल्सा को ढूंढ निकालता है, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि MI6 ने एल्सा को अपनी एजेंसी से सस्पेंड कर दिया है, इसलिए शायद वो ईथन के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। अगले सीन में हम ईथन और एल्सा को देखते हैं, जो स्टोरेज रूम तक जाने वाले वाटर पाइप के पास पहुंच गए थे। वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन भी अपने पावर प्लांट के अंदर एंटर कर चुका था। फिर ये बात पता चलते ही ईथन गहरी सांस लेना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको अपनी सांसें 3 मिनट तक रोकनी थी, और इसी दौरान एल्सा ईथन का ऑक्सीजन लेवल चेक करने लगती है ताकि वो हर एक चीज को ट्रैक कर सके। फिर अंडरग्राउंड फैसिलिटी में पहुंचते ही बेंजामिन ईथन से कहता है कि तुम्हें मेरी आईडी को स्टोरेज रूम में मौजूद स्लॉट नंबर 108 के अंदर इंस्टॉल करना होगा।
अगर तुम वक्त रहते ये काम नहीं कर पाए तो मेरे दोस्त मोरक्को वाले तुम्हें किसी खतरनाक जेल में डाल देंगे। फिर ये बात सुनते ही ईथन एक लंबी सांस लेकर वाटर पाइप में घुस जाता है और फिर वो पानी के प्रेशर के साथ साथ स्टोरेज रूम तक पहुंच जाता है। तभी एल्सा अपने सिस्टम की हेल्प से वाटर पाइप के कूलिंग सिस्टम को रिबूट कर देती है ताकि पानी का प्रेशर थोड़ी देर तक शांत हो जाए। अब ईथन भी अपने काम पर लग जाता है, लेकिन जब वो बेंजामिन की आइडेंटिटी इंस्टॉल करने लगता है तो अचानक से वाटर प्रेशर दोबारा से चालू हो जाता है। फिर ईथन अपनी पूरी कोशिश करने लगता है कि वो स्लॉट के अंदर आईडी कार्ड को इंस्टॉल कर सके, लेकिन पानी के प्रेशर की वजह से उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तभी हम बेंजामिन को देखते हैं जो सेंट्रल रूम के पास पहुंच गया था। अब इससे पहले कि कुछ गड़बड़ होती, ईथन बेंजामिन की आईडी को इंस्टॉल कर देता है और फिर वो बहुत ही आसानी से सभी सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा देकर सेंट्रल रूम के अंदर पहुंच जाता है। फिर जल्दी ही वो उस डिजिटल लिस्ट को अपनी पेन ड्राइव में इंस्टॉल कर लेता है। अगले सीन में हम ईथन को देखते हैं जिसकी सांसें थमती जा रही थी, इसलिए वो तुरंत ही स्टोरेज रूम के एग्जिट डोर से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। इतने में वहां पर एल्सा की एंट्री हो जाती है जो कि एग्जिट डोर को खोलकर ईथन को स्टोरेज रूम से बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ बेंजामिन भी वहां पर पहुंच गया था और फिर वो उन दोनों को बताता है कि हम अपने प्लान में कामयाब हुए क्योंकि मैं डिजिटल लिस्ट को चुरा लाया हूँ। अब हम जल्दी ही सोलोमन को भी हरा देंगे। अब ईथन ये सब बातें सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से एल्सा बेंजामिन को बेहोश कर देती है और फिर उसकी पेन ड्राइव लेकर वहां से भाग जाती है। ये सब देखकर ईथन समझ जाता है कि एल्सा ने हमें धोखा दिया। अगले सीन में हम एल्सा को सोलोमन के आदमियों के साथ देखते हैं, लेकिन वो उनको चकमा देकर वहां से भाग जाती है। अब इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि एल्सा का कुछ और ही प्लान है। फिर ईथन और बेंजामिन भी उसकी कार में बैठकर उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोलोमन के आदमी भी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान ईथन की मुलाकात विलियम्स और लूथर से हो जाती है जो कि उसको ही ढूंढते हुए वहां पर पहुंच गए थे। तभी ईथन अपनी कार से बाहर निकलकर एक बाइक पर बैठ जाता है और फिर वो दोबारा से एल्सा का पीछा करना शुरू कर देता है। रास्ते में उसको सोलोमन के बहुत सारे आदमी मिलते हैं जिनको वो एक एक करके निपटाता जा रहा था। फिर वो जैसे ही एल्सा के पास पहुंचता है, अचानक से एल्सा उसके सामने आ जाती है जिसके कारण उसकी बाइक सड़क पर ही पलट जाती है। फिर ईथन को चकमा देने के बाद एल्सा वहां से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ती है। अगले सीन में हम ईथन और उसकी टीम को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं जहां वो बेंजामिन से कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुमने अपना काम अच्छे से किया होगा। और ये बात सुनते ही बेंजामिन उसको जवाब देता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने उस पेन ड्राइव का सारा डेटा अपनी दूसरी पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया था। ये बात सुनकर ईथन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लंदन में एल्सा को एक आदमी से बात करते हुए देखते हैं जिसका नाम एटली था। दरअसल वो MI6 एजेंसी का सुपरवाइजर है जिसके अंडर एल्सा काम किया करती थी। अब वो एटली को पेन ड्राइव देते हुए कहती है कि इसके अंदर सिंडिकेट की सारी जानकारी मौजूद है, वो जानकारी जो तुम्हें चाहिए थी। अब मैंने अपना काम पूरा किया, इसलिए अब तुम मुझे MI6 में दोबारा से रिक्रूट करोगे। फिर ये बात सुनकर एटली उसको कहता है कि मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पहले इस बात का प्रूफ चाहिए कि इस पेन ड्राइव के अंदर जो भी जानकारी है वो सही है भी या नहीं। अगर तुम सिंडिकेट को दोबारा से ज्वाइन करके मेरे पास इस बात का प्रूफ लाती हो कि ये सारी जानकारी सही है तो मैं तुम्हें MI6 में वापस ले लूंगा। असल में एटली को शक था कि ये पेन ड्राइव सोलोमन की कोई चाल होगी ताकि वो MI6 को बर्बाद कर सके, इसलिए उसने एल्सा को प्रूफ लाने का ऑर्डर दिया। फिर एल्सा वो पेन ड्राइव लेकर वहां से चली जाती है क्योंकि उसको पता था कि अगर उसने एटली की बात नहीं मानी तो उसको MI6 में वापसी नहीं मिलेगी। अगले सीन में हम फिर से ईथन को देखते हैं जो बेंजामिन की हेल्प से दूसरी पेन ड्राइव के डेटा को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता क्योंकि वो डेटा एक पूरी तरह से इनक्रिप्टेड था जिसको खोलने के लिए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के फिंगरप्रिंट्स, आई स्कैन और वॉइस मैसेज का होना जरूरी था। यानी कि अब सोलोमन ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर को किडनैप करने की कोशिश करेगा। फिर ये बात पता चलते ही विलियम ईथन से कहता है कि हमारे पास अभी भी सिंडिकेट के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। अब अगर हमें प्राइम मिनिस्टर की जान बचानी है तो हमें CIA को सब कुछ बताना होगा, लेकिन ईथन ऐसा करने से इनकार कर देता है
क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अगर प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को लेकर कोई भी कदम लिया गया तो सोलोमन को इस बारे में पता चल जाएगा और फिर वो किसी और तरीके से उनको किडनैप करने की कोशिश करेगा। ईथन के पास अपना एक अलग ही प्लान था जिसके जरिए वो प्राइम मिनिस्टर तक सोलोमन से पहले पहुंच सकता था, इसलिए वो सबसे पहले एल्सा को ढूंढने की कोशिश करता है। अगले सीन में हम एल्सा को देखते हैं जो ना चाहते हुए भी सोलोमन के पास आती है और उसको भी ये बात अच्छे से पता थी कि एल्सा सिंडिकेट को दोबारा से ज्वाइन करना क्यों चाहती है, लेकिन बावजूद इसके सोलोमन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दी क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा काबिल हो और इस समय मुझे तुम्हारी जरूरत भी है, इसलिए हम दोनों फिर से एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अब इन दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी सोलोमन का आदमी एल्सा की दी हुई पेन ड्राइव को चेक करने लगता है जो कि पूरी तरह से खाली थी। ये बात पता चलते ही एल्सा के होश उड़ जाते हैं। तभी सोलोमन उसको गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से जल्दी ईथन को ढूंढो। तभी कुछ देर बाद हम एल्सा को एक मॉल में देखते हैं जहां उसकी मुलाकात ईथन से हो जाती है क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि ईथन की टीम उसको जरूर ढूंढ लेगी और वो ऐसा ही चाहती थी। फिर वो दोनों एक जगह पर बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी ईथन उसको कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम ये सब किस लिए कर रही थी, लेकिन पेन ड्राइव देने के बाद भी MI6 ने तुम्हें दोबारा से रिक्रूट नहीं किया। फिर एल्सा जवाब देती है कि तुमने भी बहुत अच्छा गेम खेला, तुम अच्छे से जानते थे कि उस पेन ड्राइव के अंदर कोई भी डाटा नहीं है, लेकिन ईथन कहता है कि ये सब झूठ है, बेंजामिन ने कोई भी डेटा डिलीट नहीं किया। अब एल्सा को भी समझ में आ जाता है कि जब उसने एटली को पेन ड्राइव दी थी तो एटली ने अपने मोबाइल की हेल्प से पेन ड्राइव का सारा डेटा डिलीट कर दिया ताकि वो एल्सा को फंसा सके। फिर ईथन उसको कहता है कि मैं जानता हूँ सोलोमन ने जरूर मेरे लिए एक मैसेज भेजा होगा। ये बात सुनते ही एल्सा अपना फोन आगे करती है। तभी अचानक से उन्हें वीडियो कॉल के जरिए पता चलता है कि सोलोमन के आदमियों ने बेंजामिन को किडनैप कर लिया है। ये सब देखकर ईथन जल्दी से पार्किंग एरिया की तरफ भागने लगता है, लेकिन तब तक वो लोग बेंजामिन को लेकर निकल चुके थे। वहीं दूसरी तरफ लूथर एल्सा पर नजर रखे हुए था, लेकिन वो भी अचानक से भीड़ में कहीं गायब हो जाती है। तभी ईथन के पास सोलोमन का फोन आता है और वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें अपने दोस्त की जान प्यारी है तो मुझे वो पेन ड्राइव आज रात तक अनलॉक करके दो। यानी कि अब ईथन को ना चाहते हुए भी प्राइम मिनिस्टर को किडनैप करना पड़ेगा क्योंकि उनके ही जरिए पेन ड्राइव को खोला जा सकता है। अगले सीन में हम विलियम को देखते हैं जो ये सारी कहानी CIA के हेड एलन को बता रहा था ताकि वो लोग भी लंदन आकर उनकी हेल्प कर सके, लेकिन एलन तो ईथन को पकड़ने की फिराक में था, इसलिए वो विलियम से झूठ बोलकर लंदन के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हम रात के वक्त एक बहुत बड़े ऑक्शन को देखते हैं जहां पर प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ एलन और MI6 का सुपरवाइजर एटली भी आए हुए थे। फिर एलन उसको बताता है कि प्राइम मिनिस्टर की जान खतरे में है और इसकी वजह है ईथन। ये बात सुनते ही एटली तुरंत प्राइम मिनिस्टर को एक सेफ जगह पर ले जाता है जहां वो उससे पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। फिर एटली उनको बताता है कि हम ईथन हंट को ढूंढ रहे हैं जो पहले IMF का एजेंट था, लेकिन अब ये एजेंसी बंद हो चुकी है और बावजूद इसके ईथन सिंडिकेट नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पीछे पड़ा है जिसके होने का कोई भी नामो निशान नहीं है। लेकिन ईथन ऐसा नहीं मानता क्योंकि उसके पास सिंडिकेट से जुड़ी एक पेन ड्राइव है जिसके अंदर काफी सारी खुफिया जानकारी मौजूद है और उसको खोलने के लिए आपके फिंगरप्रिंट्स, आई स्कैन और वॉइस मैसेज का होना जरूरी है। फिर इस बात पर प्राइम मिनिस्टर तुरंत जवाब देते हैं कि उस सिंडिकेट को बनाने का प्लान तो तुम्हारा ही था। अब ये बात सुनते ही एटली घबराने लगता है। तभी PM सबको बताते हैं कि एटली चाहता था कि हम दूसरे देशों के सीक्रेट एजेंट्स को हायर करें और उनको एक नई पहचान दे ताकि हम एक नई एजेंसी बनाकर उन सब का इस्तेमाल करके अपने सभी खतरनाक दुश्मनों का सफाया कर सके। इस काम के लिए मैं ही बजट अलॉट करने वाला था जिसको एक डिजिटल डिवाइस के जरिए सभी कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन मुझे एटली का ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उसको मना कर दिया और फिर इसके बाद हमने फैसला लिया कि हम सिंडिकेट पर कभी भी काम नहीं करेंगे। ये बात सुनते ही एटली अपनी गन निकाल लेता है और PM के ऊपर एक डार्ट से हमला कर देता है जो कि सच बोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर एटली अपने चेहरे पर से एक मास्क हटाता है और हमें पता चलता है कि असल में वो ईथन था। उसे एटली के बारे में सारी सच्चाई पता चल चुकी थी, इसीलिए उसने ये पूरा प्लान बनाया। फिर ईथन विलियम की हेल्प से प्राइम मिनिस्टर की हर एक चीज को मैच करके पेन ड्राइव खोल लेता है और उसको सिंडिकेट से जुड़ी सारी खुफिया जानकारी मिल जाती है और उसे पता चलता है कि इसके अंदर 2.4 बिलियन यूरोस भी मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके सिंडिकेट को बहुत सालों तक चलाया जा सकता है। अब ये लोग अपनी छानबीन कर ही रहे थे कि तभी वहां पर असली एटली की एंट्री होती है
जिसको ईथन एक और डार्ट का इस्तेमाल करके बेहोश कर देता है। फिर वो कहता है कि हमें सब कुछ पता चल गया है कि तुमने सोलोमन के साथ मिलकर सिंडिकेट को शुरू किया, लेकिन बाद में उसने तुम्हें धोखा दे दिया, जिसकी वजह से तुम अपनी सारी ताकत खो बैठे। फिर तुमने सोलोमन को बर्बाद करने का प्लान बनाया, इसलिए तुमने एल्सा की हेल्प से डिजिटल लिस्ट को हासिल करके उसको डिलीट कर दिया और फिर सारा इल्जाम एल्सा के ऊपर ही डाल दिया, ताकि तुम एकदम बेकसूर बनकर हम सबको बेवकूफ बना सको। इन सारी बातों को सुनने के बाद एटली बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह देता है, क्योंकि उसके ऊपर डार्ट का असर हो रहा था। अब एलन को भी समझ में आ जाता है कि ईथन ने अब तक जो कुछ भी किया वो सब देश की भलाई के लिए किया था। जिसके बाद ईथन एलन को सच बोलने वाले डार्ट का एंटीडोट देकर कहता है कि एटली ने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमला करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें सिंडिकेट के बारे में सब कुछ पता चल गया था, लेकिन हम सब ने मिलकर उनको बचा लिया। अब ये बात सुनते ही प्राइम मिनिस्टर भी हाँ कह देते हैं और वापिस से बेहोश हो जाते हैं। अब सारा मामला संभलने के बाद ईथन और विलियम जल्दी से सोलोमन को कॉन्टेक्ट करते हैं ताकि वो उससे आगे की डील कर सके। अगले सीन में हम ईथन को सोलोमन की बताई हुई लोकेशन पर देखते हैं, जहाँ बेंजामिन और एल्सा भी मौजूद थे, लेकिन वहां आकर ईथन को पता चलता है कि बेंजामिन की बॉडी पर एक टाइम बॉम्ब लगा हुआ है और उसके साथ ही एल्सा वहां पर अपनी गन लेकर बैठी हुई है, क्योंकि सोलोमन ने उसको कहा था कि पेन ड्राइव मिलते ही तुम बेंजामिन और ईथन को खत्म कर देना। अब अगर एल्सा ने उसके ऑर्डर्स नहीं माने तो वो सभी के साथ साथ उन तीनों को भी बॉम्ब ब्लास्ट में खत्म कर देगा, इसलिए ईथन चुपचाप वहां पर बैठ जाता है। फिर सोलोमन उसको कहता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल मेरे प्लान के मुताबिक ही हुआ था। मैंने जैसा सोचा तुम सभी ने उसके ही हिसाब से काम किया, इसीलिए आज तुम मेरे सामने बैठे हुए हो। लेकिन ईथन कहता है कि मैं भी ऐसा ही कुछ बोलने वाला था, इसलिए अब तुम मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनो। इतना कहने के बाद वो सोलोमन को एक बैंक अकाउंट की डिटेल देता है, जिसके अंदर $50 मिलियन थे, जो कि बेंजामिन को जिंदा छोड़ने की रकम थी। अब इतना सारा पैसा मिलने के बाद भी सोलोमन उसको यही कहता है कि मुझे पेन ड्राइव चाहिए। फिर ईथन जवाब देता है कि तुम जिस पेन ड्राइव की बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने पेन ड्राइव का सारा डेटा डिलीट करने से पहले उसे अच्छे से याद कर लिया था, इसलिए अब उसकी सारी जानकारी मेरे दिमाग के अंदर फिट हो गई है। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो तुम अपनी सारी मेहनत पर पानी फेर दोगे। मैं जानता हूँ इस समय तुम्हें मेरी सारी बातें मजाक लग रही होंगी, पर तुम्हें मेरा विश्वास करना ही होगा, क्योंकि मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। अब तुम जल्दी से बेंजामिन को जाने दो। और ये बात सुनते ही सोलोमन तुरंत बेंजामिन के बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देता है। फिर जब उसके आदमी ईथन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो अचानक से एल्सा अपनी गन ईथन के ऊपर तान देती है और फिर वो सोलोमन से कहती है कि अगर कोई भी होशियारी करने की कोशिश की तो मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगी। अगर तुम्हें सच में पेन ड्राइव चाहिए तो हमारे सामने आओ, तभी ये सारी चीजें खत्म होंगी। अब सोलोमन के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो बेंजामिन को आजाद कर देता है। फिर ईथन उसको विलियम के पास से जाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही सोलोमन के आदमी उनके ऊपर दोबारा से हमला करने की कोशिश करते हैं तो एल्सा अपनी गन से उनको शूट करके ईथन के साथ वहां से भाग जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उनकी मुलाकात सोलोमन से हो जाती है, जो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों उसको चकमा देकर एक अंडरग्राउंड चैम्बर के अंदर घुस जाते हैं। फिर जैसे ही सोलोमन वहां पर आता है तो पता चलता है कि ये जगह ईथन का बिछाया हुआ एक जाल था, जिसमें अब वो पूरी तरह से फंस चुका है। अब ईथन चैम्बर के अंदर उस जहरीली गैस का इस्तेमाल करता है जो सोलोमन ने मूवी की शुरुआत में ईथन के ऊपर इस्तेमाल की थी, और उसकी वजह से वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। फिर एल्सा भी सभी को अलविदा कहकर वहां से चली जाती है। अब ईथन की टीम सोलोमन को लेकर CIA के हेडक्वार्टर में पहुंच जाती है, जहां एलन कमेटी के सामने पूरी सच्चाई बताता है और कहता है कि मैं चाहता हूं आप लोग IMF को फिर से शुरू कर दें, क्योंकि ये लोग अपने काम में बहुत ही बेहतर हैं। उसकी बातें सुनने के बाद कमेटी वाले IMF को दोबारा से शुरू कर देते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि नेक्स्ट मूवी आप तक पहुंच जाए।